नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून के गोरखा इंटर कॉलेज प्रांगण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रियों और अफसरों के साथ विकास पुस्तिका का लोकार्पण किया। राज्य सरकार के साथ साथ नियोजन विभाग की भी विकास पुस्तिका का विमोचन मुख्यमंत्री ने किया। परिवहन विभाग की पंचायती राज की कई योजनाएं अब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से लोगों को घर बैठे ही मिल सकेंगे और इससे आम जनता को बहुत लाभ भी होगा। उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए हमारी माताओं बहनों ने जहां संघर्ष किया, नौजवानों ने संघर्ष किया, हमारे वीर शहीदों का बहुत बड़ा योगदान इस राज्य के निर्माण के लिए उनका हुआ। जिन लोगों ने हंसते हंसते, मैं कहूँ हंसते हंसते अपनी जवानी, अपनी जिंदगानी दांव पे लगा दी और शहीद हो गए, हमेशा हमेशा के लिए उत्तराखंड राज्य बनाने का सपना लेकर हम सब के बीच से ऊपर चले गए। उन सबको भी मैं नमन करना चाहता हूँ इस अवसर पर। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जहाँ हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तेजी से विकास के एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं और मैं कहूँ तो उत्तराखंड सच मायने में नए संकल्पों के साथ, नए संकल्प लेकर एक नई उड़ान भरकर आगे बढ़ने का हम सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं। उसमें सभी का सहयोग मिल रहा है, सभी की शुभकामनाएं मिल रही हैं और हम लोगों ने सरकार के स्तर पर बहुत सारे आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी मनी स्टोर, पंचायत फैसिलिटेशन सेंटर, 500 पंचायत भवनों का लोकार्पण एवं 200 पंचायत भवनों का शिलान्यास एवं निदेशालय में ई ऑफिस का लोकार्पण किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर एवं पोर्टल का शुभारंभ एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से संबंधित ITDA द्वारा विकसित विभिन्न परियोजनाओं एवं मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस अवसर पर नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। राज्य स्थापना की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर सूचना विभाग द्वारा राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित विकास पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम से समय निकाला और हम सभी का बहुत स्पष्ट तरीके से मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे माननीय मंत्रीगण मंचासीन हैं, आपने भी हमारे मध्य आकर के उनको गौरवान्वित किया। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मंचासीन हमारे माननीय विधायकगण हैं, आप सभी का बहुत आभार और धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में 220 बेड के आधुनिक OT और ICU भवन का लोकार्पण किया। इस अस्पताल में प्रदेशवासियों के लिए इमरजेंसी सुविधाओं के साथ साथ बच्चों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में काफ़ी कोशिशों के बाद एक अत्याधुनिक OT और ICU भवन बनकर तैयार हुआ है, जिससे प्रदेशवासियों को काफ़ी लाभ मिलेगा और राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की सामान्य जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग तेजी से काम कर रहा है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करने वाली आशा वर्करों को उनके काम की रिपोर्ट और उनको होने वाले भुगतान की पूरी जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से आशा वर्कर को काम करने में जो परेशानी आती थी, उनका भी निवारण किया जा सकेगा। देहरादून मेडिकल कॉलेज में OT और ICU भवन लोकार्पण के मौके पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और प्रभारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की ओर से उनकी अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली चयन परीक्षाओं को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शिता के साथ कराए जाने के संबंध में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित परीक्षाओं में से दिसंबर माह में पुलिस आरक्षी
IRB एवं अग्निशामक की परीक्षा संपन्न होनी है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इस परीक्षा और आगे होने वाली दूसरी परीक्षाओं को सुचितापूर्ण एवं पारदर्शिता से कराने हेतु फुल प्रूफ प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को प्रश्न पत्रों को रखने हेतु डबल लॉक सिस्टम और CCTV कैमरों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि परीक्षा केंद्रों के लिए भी वीडियोग्राफी हेतु CCTV कैमरे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार की कलाई में पहनने वाली घड़ी, मोबाइल फोन एवं गैजेट्स को पूरी तरह प्रतिबंधित रखा जाए। समय देखने हेतु परीक्षा केंद्रों में घड़ी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले परीक्षार्थियों के मोबाइल और घड़ी रखने के लिए उचित व्यवस्था रखी जाए। मुख्य सचिव ने परीक्षा के समय में परिवर्तन कर परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे का बढ़ा करके प्रातः 11 बजे से 1 बजे किए जाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा भवन में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रीतम सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार को बने हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं और इन 9 महीनों में सरकार ने कितने घाव उत्तराखंड राज्य को दिए हैं मैं समझता हूं उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। सत्ता में बैठे लोगों ने 2022 में लोगों से वादा किया था नौजवान साथियों को रोजगार देना, काम करेंगे। आयोग के माध्यम से भर्ती घोटाला हुआ है। मैं समझता हूं पूरे प्रदेश की जनता भली भांति समझती है। बेरोजगार युवाओं भविष्यों के साथ खिलवाड़ हुआ है। भ्रष्टाचार के माध्यम से रोजगार दिया गया जो उस पद के योग्य नहीं थे। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रीतम सिंह ने 21 नवंबर को कांग्रेस के सचिवालय कूच का ऐलान किया। प्रदेश के अंदर सरकार को बने हुए लगभग 9 माह का समय हुआ और इन 9 महीनों में जिस तरीके से भर्ती घोटाले हुए हैं, चाहे वो आयोग के माध्यम से हो चाहे विधानसभा हो, नौजवान साथियों की भविष्य के साथ सरकार ने कुठाराघात करने का काम किया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी हत्याकांड, मंत्री की हत्या का षड्यंत्र, आए दिन प्रदेश के अंदर जो है हत्या, चोरी, लूट, डकैतियां हो रही हैं और हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से मुकर्रर अंसारी जी और उनके लोगों पर प्रतिशोध की भावना से मुकदमे दायर किए गए हैं, इन सब के विरोध में 21 नवंबर को हम सचिवालय कूच करने का काम करेंगे। प्रदेश के अंदर सरकार को बने हुए लगभग 9 माह का समय हुआ। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सचिवालय कूच करने की बात की जा रही है कांग्रेस की ओर से। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही पुष्कर सिंह धामी सरकार के रडार पर एक और भ्रष्ट अफसर आ गया है। करप्शन के गंभीर आरोपों से घिरे लघु सिंचाई नैनीताल के अधिशासी अभियंता GD सिंह को सस्पेंड करने की तैयारी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही पुष्कर सरकार के रडार पर एक और भ्रष्ट अफसर आ गया। करप्शन के गंभीर आरोप से घिरे लघु सिंचाई नैनीताल के अधिशासी अभियंता GD सिंह को सस्पेंड करने की तैयारी है। अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई नैनीताल के पद पे तैनात GD सिंह को शासन ने चार्जशीट भेजी है। GD सिंह पे आरोप है कि बागेश्वर जिले के कांडा में तैनाती के दौरान उन्होंने बिना गुल निर्माण के लाखों रुपए डकार लिए। प्रशासनिक और विभागीय जांच में सभी आरोप साबित हो चुके हैं। बागेश्वर की तत्कालीन जिलाधिकारी रंजना राजगुरु और CDO ने GD सिंह पर कार्रवाई के लिए लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड के चीफ को पत्र भी लिखा है, लेकिन कार्रवाई की बजाय GD सिंह के घोटाले की जांच को दबा के उसे प्रमोशन दे दिया गया। आरोप है कि प्रमोशन के बाद अधिशासी अभियंता ने हल्द्वानी के ईसाई नगर में भी बिना गुल निर्माण के लाखों का घोटाला किया है। इस मामले को भी दबाने के लिए विभागीय अधिकारियों ने आनन फानन में जांच करा के वसूली के आदेश जारी कर दिए। अब नैनीताल में तैनाती के दौरान भी बड़े पैमाने पर बिना काम के फर्जी भुगतान के आरोप अधिशासी अभियंता GD सिंह पर लग रहे हैं। विपक्षी कांग्रेस इस मामले में लघु सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूरे मामले को 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन विधानसभा सत्र में उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। आप कहाँ जीरो टॉलरेंस रहा, वही हाल हो रहा है, हर विभाग में हो रहा है। सिंचाई विभाग का एक अधिशासी अभियंता 60-50 करोड़ के काम को 62 करोड़ में फाइनल करता है। ऐसे लघु सिंचाई की बातें आ रही हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भर्तियां ले सरकार नाम मात्र के जीरो टॉलरेंस कहती है, भ्रष्टाचार की पोषक ये सरकार रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं रही है। वहीं कांग्रेस के आरोप का बीजेपी प्रवक्ता ने भी जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुआल का कहना है कि लघु सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार पे सरकार जल्द कड़ी कार्रवाई करेगी और दोषियों को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और कोई किसी भी स्थान पर बैठा हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, पार्टी का पदाधिकारी हो, पार्टी का मंत्री हो, कोई भी हो, किसी भी रूप में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने प्रतिबद्ध है और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है। जहाँ तक लघु सिंचाई विषय, अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई जांच की आवश्यकता होगी, जांच के बाद अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीरो टॉलरेंस की नीति के दम पे कई भ्रष्ट अफसरों को सलाखों के पीछे भेजा। बावजूद करप्शन में लिप्त कई अफसरों को लगता है कि वो भ्रष्टाचार के अपने दाग छिपा लेंगे, लेकिन ये दाग ऐसे हैं जो छिपाए नहीं छिपते। अधिशांसी अभियंता जीडी सिंह को चार्जशीट देने में इतनी देर क्यों हुई, इस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। और लघु सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों में क्या और भी कई नाम हैं? लघु सिंचाई विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर जल्द ही न्यूज़ वन इंडिया बड़ा खुलासा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने अंकिता भंडारी के माता पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने उनसे पूछा है कि आपको एसआईटी की जांच पर क्यों संदेह हो रहा है। सुनवाई के दौरान एसआईटी ने अपना जवाब पेश किया। कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा कि फॉरेंसिक जांच में क्या साक्ष्य मिले। जांच अधिकारी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। उनके द्वारा कहा गया कि कैमरे को डिमोलिश करने से पहले सारी फोटोग्राफी की गई है। अंकिता के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर की तिथि नियत की गई है। आज सुनवाई में अंकिता की मां सोनी देवी व पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में कहा गया कि एसआईटी इस समय मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। सुनवाई थी अंकिता हत्याकांड के मामले में और जो स्टेटस रिपोर्ट थी उस पर कुछ बहस हुई उस पर, और स्टेटस रिपोर्ट ये कहते हुए आई है कि कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस उनको डिमोलिश साइट से उन्होंने रिकवर नहीं किया है, इंक्लूडिंग फिंगर मार्क्स जो फिंगर प्रिंट थे वो भी उनका कहना है कि हम रिकवर नहीं कर पाए। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट में कही है कि जो मेन अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त है पुलकित आर्या, उसका और अंकिता का मोबाइल भी वो रिकवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि साइंस ऑफ स्ट्रगल जो भी मारपीट हुई है उससे पहले, जिस तरह से जो आई विटनेसेस हैं इस केस के, उनका कहना है कि उस रूम में ही सारी मारपीट हुई थी। वो उसका सीन ऑफ क्राइम तो वही रूम है जिसको डिमोलिश कर दिया। आज ये साफ हो गया है कि कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस एसआईटी उसे रिकवर करने में नाकाम रही है। उनके मोबाइल फ़ोन नंबर्स नहीं रिकवर किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने नहीं फाइल करी है, लेकिन अगली तिथि में हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइल करेंगे जो अंकिता के माता पिता को सर्व की गई है। सुनवाई थी। लालकुआ तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टाढ़ा रेंज क्षेत्र में सांप पठाने खत्ता में खत्तावासियों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। पीड़ित खत्तावासियों की ओर से वन क्षेत्र अधिकारी को एक पत्र भेजा गया जिसमें उक्त वन वीर अधिकारी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पत्र भेजने के बारे में वन क्षेत्र अधिकारियों को जानकारी ही नहीं है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपी वन वीर अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी नहीं की गई है। इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं।
हरिद्वार में एसडीएम के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने बहादुराबाद क्षेत्र के दादोपुर, गोविंदपुर और आसपास छापेमारी कर अवैध रूप से प्लास्टिक उत्पाद बनाने और प्रदूषण फैलाने वाली 5 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बहादुराबाद क्षेत्र के शिव गंगा विहार के लोगों ने जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से शिकायत की थी कि दादोपुर, गोविंदपुर में कुछ व्यक्तियों की ओर से अवैध रूप से प्लास्टिक उत्पाद बनाया जा रहा है। भट्टियों में सिडकुल की औद्योगिक इकाइयों का स्क्रैप, प्लास्टिक आदि के इस्तेमाल से वायु प्रदूषण हो रहा है। उत्तराखंड में सिंचाई करने के लिए डीजल बिजली से चलने वाले पंप अब सौर ऊर्जा से चलेंगे। तराई क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जा रहे डीजल पंप सेट को सौर ऊर्जा में बदलने का काम लगातार जारी है। लघु सिंचाई विभाग उत्तराखंड के चीफ ब्रिजेश तिवारी का कहना है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को इसके लिए अलग से बजट अलॉट किया है और इसके साथ ही उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में सोलर पंपिंग सेट और इलेक्ट्रॉनिक पंपिंग सेट स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार का मकसद किसानों के लिए वायु और प्रदूषण मुक्त और सस्ती सिंचाई की व्यवस्था करना है। गौरतलब है कि किसानों को सहूलियत पहुंचाने के मकसद से लघु सिंचाई के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को कई योजनाओं के संचालन हेतु बजट दिए गए हैं ताकि राज्य की कोई भी भूमि असिंचित न रह पाए। जनपद उधम सिंह नगर में 173 सोलर पंप सेट की स्थापना करनी थी, वो हमारे द्वारा पूरा किया जा चुका है। और जनपद हरिद्वार में 18 सोलर और 15 इलेक्ट्रिक पंप सेट इसकी स्थापना करनी थी। उस पर सोलर पंप सेट की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है और इलेक्ट्रिक पंप सेट का कनेक्शन बाकी है, तो वो भी हम शीघ्र ही इस महीने पूरा कर लेंगे। तो पिछली 2013-14 की आधार बस के आधार पर जो संगणना के आंकड़े आए थे, उसके आधार पर लगभग हमारे 20,000 के आसपास वो थे डीजल संचालित पंप सेट थे। नया संगणना का आंकड़ा अभी भारत सरकार द्वारा फाइनल नहीं किया गया है, वो शीघ्र ही अगले 4-5 महीने में आ जाएगा, तो हमें वर्तमान स्थिति पता चल जाएगी। वैसे जो मोटे तौर पर अनुमान है कि लगभग इस समय पूरे प्रदेश में खासतौर से जनपद उधम सिंह नगर और हरिद्वार में लगभग 15 से 20,000 के बीच में डीजल संचालित पंप सेट हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।